Hello students, welcome to the ASM classes and we will discuss in this class the superposition principle and the force between multiple charges। तो देखिए चलते हैं बढ़ते हैं आगे इस क्लास के। तो हम देखते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। देखिए फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस तब पढ़ेंगे हम जब हमसे एक टॉपिक कौन सा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आएगा, मतलब हिंदी वाले समझें कि अध्यारोपण का सिद्धांत जब हमसे आ जाएगा तब हम पढ़ सकते हैं क्या, बहुल आवेशों के बीच बल। अब देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ने का पर्पज, इसे क्यों पढ़ा जा रहा है भाई, तो यहाँ पर जब आती है कि दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच हम बल कैलकुलेट करते हैं, जब फोर्स कैलकुलेट करते हैं तो हम कूलाम प्रिंसिपल यूज करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, कूलाम का नियम यूज करते हैं। लेकिन जब बात आती है दो से ज़्यादा की तो हम वहाँ पर किसका यूज करते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि जो कूलाम जो नियम है वो सिर्फ मैग्नीट्यूड को बताता है, किसके, दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच कितना बल लग रहा है, कितने मैग्नीट्यूड का बल लग रहा है, सिर्फ वो बताता है। अब सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, बाकी डायरेक्शन के लिए हमने क्या पढ़ा था, डायरेक्शन के लिए वेक्टर फॉर्म पढ़ा नहीं पड़ा था। ऐसे ही दो से अधिक चार्जेस हैं तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हम अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ते हैं, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है, इसके लिए, इसे समझने के लिए हमने यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज कंसीडर करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज कंसीडर कर रहा हूँ, एक Q1 कर लिया है, यहाँ पर Q2 कर लिया है, इधर दिख रहा है ना आपको, और यहाँ पर Q3 कर लिया है, और यहाँ पर Qn मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है क्योंकि लिमिटेड चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज रखे हुए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, कितने भी हो सकते हैं। फिलहाल Q1 Q2 Q3 एंड Qn। ठीक है, अब यहाँ पर इन सभी जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं, इन चार्जेस के कारण किसी एक चार्ज पर हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि किसी इलेक्ट्रिक चार्ज पर दूसरे इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स, मतलब परिणामी बल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, उन सभी फोर्सेस के वेक्टर एडिशन के बराबर होती है। मतलब अगर मैं अब समझाऊं आपको कि देखिए ये एक इलेक्ट्रिक चार्ज है यहाँ पर Q1 पर अगर हम ना फोर्स निकाल रहे हैं किन के कारण, इन सभी चार्जेस के कारण, तो क्या होगा, तो कहा है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने कि भाई इस Q2 के कारण Q1 पर अलग फोर्स निकाल लो, इसके कारण इस पर अलग फोर्स निकाल लो, इसके कारण इस पर अलग फोर्स निकाल लो, और उसके बाद सारों का जितने फोर्स आए हुए हैं Q1 पर, सारे फोर्सेस का वेक्टर एडिशन कर दो। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, वो इस पर लगने वाला बल होगा, इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, किन के कारण, इन सभी इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण। ठीक है, एक बार और पढ़ते हैं। देखिए कि किसी एक इलेक्ट्रिक चार्ज पर दूसरे इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण, दूसरे मतलब ये सभी जितने भी है, दूसरे में सभी आते हैं, दूसरे इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण लगने वाले रिजल्टेंट फोर्स, मतलब परिणामी बल, इन सभी के कारण जो बल लग रहा है इनका जो परिणामी बल होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, देखिए उन सभी फोर्सेस के वेक्टर एडिशन के बराबर होगी। वेक्टर एडिशन मतलब इनके अलग अलग फोर्सेस जो इस पर लग रहे हैं उनके वेक्टर एडिशन का जो रिजल्टेंट होगा वो इस पर लगने वाला बल होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं देखिए इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए अब अगर मैं बात करता हूँ Q2 की, Q2 के कारण Q1 पर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमने बिटवीन डिस्टेंस भी चाहिए, मतलब दो चार्जेस के बिटवीन हमें डिस्टेंस चाहिए। अब जब वेक्टर की फॉर्म में बात कर रहे हैं हम, तो क्या चाहिए, हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूज करना होगा। तो जब मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ एक वेक्टर लेता हूँ, कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो मैंने बताया था जब हमने कूलाम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ा था, तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो क्या होता है। तो जब मैं इस Q2 से Q1 की तरफ डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कंसीडर करते हैं जिसका नाम क्या होता है, वेक्टर R21 होता है।
ठीक है। अब इसके कारण इस पर जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर को होगी, उसकी डायरेक्शन होगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, किसके, इस लाइन के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। आउटवर्ड डायरेक्शन में क्यों होगी, क्योंकि मैंने जो कंसिडर कर रखे हैं सारे के सारे जो चार्जेस हैं वो सेम नेचर के कर रखे हैं। तो ये दोनों सेम नेचर के और सेम नेचर के क्या करते हैं, रिपल्स करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो इधर की ओर जो बल लगेगा इधर की ओर लगेगा, और इस बल का जो नाम होगा मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, क्या होगा, F12 होगा। F12 का मतलब क्या होता है बताएं मुझे। F12 का मतलब होता है कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू द टू, मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू द टू, मतलब इसके कारण इस पर बल। ठीक है, ऐसे ही जब मैं इन दोनों के बीच बात करूंगा तो यहां पर भी मुझे एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। क्यों, क्योंकि बीच की डिस्टेंस तो चाहिए ना, और जब वेक्टर फॉर्म में पढ़ते हैं तो भाई जो दूरी होती है वो दूरी नहीं होती, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाता है। तो यहां पर क्या बनेगा, वेक्टर R31 जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, Q3 से Q1 की ओर होगी। अब इस पर क्या करेगा, एक फोर्स भी लगेगा, इस पॉइंट पर एक फोर्स भी लगेगा, वो किधर की ओर लगेगा, क्योंकि ये और ये दोनों सेम नेचर के हैं, किधर की ओर लगेगा, इधर की ओर लगेगा। क्यों, क्योंकि इस लाइन के अलोंग ही तो लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि सेम नेचर है। अब इस बल का जो नाम होगा, इस फोर्स का नाम क्या होगा, F13। मतलब क्या होता है F13 का, कि फोर्स ऑन वन, मतलब फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू द Q3, मतलब Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला फोर्स। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में वेक्टर लगा दीजिए। अब Qn के कारण इस पर जो बल लगेगा, लगाने के लिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बीच की दूरी तो चाहिए। तो यहां से इस पॉइंट की तरफ क्या होगा, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, इसका जो नाम होगा वो कितना होगा, वेक्टर Rn1। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो है वो किधर की ओर मान रहे हैं, Qn से Q1 की तरफ। इसकी डायरेक्शन भी किसकी ओर है, Q3 से किसकी ओर है, Q1 की ओर है। तो इस पर इसके कारण जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर की ओर होगी, इधर की ओर होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस लाइन के अलोंग। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, इसे सीधा बनाइए ये, और इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा F13। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हो सकते हैं जितने हम यहाँ पर मैंने 3 चार्जेस लेके कैलकुलेट किया। कौन से चार्ज पर कैलकुलेट किया है, Q1 पर किया है। अब देखिए यहां पर बात करते हैं हम F12 की। वेक्टर F12 किसके इक्वल होगा, आपने सबने पढ़ रखा प्रीवियस वीडियो में, अगर देख के आते हो तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से। तो किसके बराबर होगा ये, K Q1 Q2 अपॉन नीचे क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसका, F12 का कौन सा है, F12 का भैया कौन सा, बताएं ना मुझे। ये तो R21 तो है, तो नीचे R21 मोड में लिखा जाएगा, मोड में लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम वेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, नीचे क्या आता है, दूरी आती है, और दूरी हम मोड में लिखते हैं, क्योंकि मोड में क्या दर्शाता है, मैग्नीट्यूड को, परिमाण को दर्शाता है। स्क्वायर कर देंगे। अब जब ये परिमाण बन गया है तो यहाँ पर इसने जो डायरेक्शन शो नहीं करेगा, अब ये परिमाण को शो करेगा जब मोड लगा दिया है। तो इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए एक यूनिट वेक्टर को हमने लगाना होता है, इसके यूनिट वेक्टर को। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, जो डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है, यूनिट वेक्टर R21। अब देखिए यूनिट वेक्टर क्या है, इसकी डायरेक्शन में एक कितने परिमाण का, कितने मैग्नीट्यूड का, 1 मैग्नीट्यूड का एक ये वेक्टर लगा देते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसे प्रदर्शित करता है, इसकी डायरेक्शन को प्रदर्शित करता है। इसकी डायरेक्शन मैंने क्यों लगाई, यहां पर डायरेक्शन क्यों लगाई, क्योंकि जो इसकी डायरेक्शन है वही तो इसकी डायरेक्शन है। देखो चाहे जो इसकी डायरेक्शन थी इधर से इधर की ओर, तो भैया इधर से इधर की F12 की डायरेक्शन थी नहीं थी, तो इसलिए जो इसकी डायरेक्शन है वो ये प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित कर रहा है। और ओवरऑल अगर बात कहूँ तो ये किसे प्रदर्शित कर रहा है, किसे शो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। ओके, चलिए यहाँ पर आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद की कहानी, अब बात करते हैं किसकी, F13 की, या F13 करते हैं किसकी, F13 कर लीजिए। तो वेक्टर F13 कितना होगा, K Q1 Q3 अपॉन क्या होगा, नीचे आप कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या भैया, F13 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, मतलब Q3 से Q1 की और जो वेक्टर है वही तो है। तो इसका मोड में लिखा जाएगा, क्योंकि नीचे तो मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, वेक्टर R31 मोड का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन में इसका क्या लिखा जाएगा, यूनिट वेक्टर, क्योंकि अब ये मैग्नीट्यूड बन गया है, अब परिमाण बन गया मोड लगा के, तो डायरेक्शन का लिखना भी जरूरी है। डायरेक्शन देखिए क्या होगी, यूनिट वेक्टर ऑफ R31।
ये यूनिट वेक्टर ऑफ r31 किसकी डायरेक्शन में है? इसकी डायरेक्शन में। और ये किसे प्रदर्शित कर रहा था? इसकी डायरेक्शन को। तो ओवरऑल इसने किसे प्रदर्शित किया, किसे शो किया? इसकी डायरेक्शन को। किधर को? जिधर को इसकी डायरेक्शन की, देखिए इधर की इसकी डायरेक्शन जिधर को थी, इधर से इधर की ओर थी, तो F13 की डायरेक्शन भी भाई साहब इधर की ओर है। तो इसका मतलब जो यूनिट वेक्टर ऑफ r31 जो शो कर रहा है वो इसकी डायरेक्शन को कर रहा है। ओके, चलिए यहां पर आ जाता है कितना? 3, सॉरी इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद क्या रहा था? इस QN चार्ज के कारण इस Q1 पर लगने वाला फोर्स कितना होगा? इधर लिख देते हैं। तो चलिए देखिए, वेक्टर F1N इक्वल टू K Q1 Q2 नहीं आया, Q1 QN अपॉन, यहां पर कितना आएगा बताएं मुझे, थोड़ा सा बताएं। यहां पर आएगा मोड ऑफ वेक्टर N1, क्योंकि यहां पर भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। किसका आएगा? इन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वही आएगा। कितना है? वेक्टर RN1 है यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। तो लिख दिया, मोड में स्क्वायर कर देंगे क्योंकि ये तो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग पढ़ा हुआ है हमने। और इनटू यूनिट वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को दिखाने के लिए कितना? N1। ये किसे शो करेगा? इसकी डायरेक्शन को। ओके, इक्वेशन नंबर 3। अब बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब अध्यारोपण के सिद्धांत के द्वारा क्या होगा कि इस इलेक्ट्रिक चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा वह इन सभी इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण लगने वाले फोर्सेस का क्या होगा? वेक्टर एडिशन होगा। तो वेक्टर F1 इक्वल टू F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F1N। अब वैल्यूज पुट कर दीजिए यहां पर, इसकी वैल्यूज यहां पर पुट कर देंगे। कितना आएगा? K Q1 Q2 अपॉन वेक्टर R12 मोड का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर ऑफ R21, यहाँ 12 नहीं आएगा, 21 आएगा भैया, 21। और प्लस अब ये आएगा इसका कितना? K Q1 Q3 अपॉन मोड ऑफ R31 का स्क्वायर इनटू मोड यूनिट वेक्टर ऑफ R31 प्लस अब इसका आ जाएगा, इसका कितना है, कितनी वैल्यू थी? ये थी वैल्यू, यहाँ से उठा कर रख देंगे। कितनी? K Q1 QN अपॉन मोड ऑफ RN1 वेक्टर का स्क्वायर इनटू इसका यूनिट वेक्टर कितना? मोड ऑफ नहीं, यूनिट वेक्टर ऑफ RN1। तो इतना आ गया है। तो ये हमने क्या पढ़ लिया है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ लिया है। और हमने पढ़ लिया कि बहुत सारे आवेशों के कारण, बहुत सारे चार्जेस के कारण किसी एक चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो कितना होता है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमने दो चार्जेस के बीच में जो बल पढ़ते हैं वो कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्जेस के बिटवीन अगर हमने बल को पढ़ना है, फोर्स को पढ़ना है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज ही करना पड़ेगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है वो अभी हमने समझा अच्छी तरीके से। चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन थोड़ी सी बात और समझ लो, यहाँ पर एक बात जो बताता हूँ मैं, कि जब हम Q2 और Q1 के बीच हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं तब इन वाले जो ये जो वाले हैं ना इलेक्ट्रिक चार्ज, इन इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई भी इफेक्ट इसके बल पर, इसके फोर्स पर नहीं पड़ता है। मतलब, और जब हम इसके बीच बल कैलकुलेट करते हैं, फोर्स कैलकुलेट करते हैं, तो बाकी जो इलेक्ट्रिक चार्ज हैं उनका कोई भी प्रभाव, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो हम चलिए मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट टॉपिक पर। आई थिंक ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, चलिए मिलते हैं।